गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ चाइना, चीन के कृषि प्रदेशों के विषय में। देखो, जैसे कि हमने पहले देखा था कि ज्योग्राफी ऑफ जो एशिया का हम पढ़ रहे हैं उसमें एशिया महाद्वीप के विशेष रूप से चीन के रेफरेंस में आपको मैंने बताया था कि चीन के रेफरेंस में प्रश्न आ सकता है। ये जो बीए पार्ट थर्ड ईयर का जो हम देख रहे थे विश्व का प्रादेशिक भूगोल, और इस विश्व के प्रादेशिक भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण एशिया होता है और एशिया के बाद में एशिया से जो प्रश्न बनने की संभावना वो थोड़ा सा विशेष संदर्भ चाइना का दिया हुआ है, इसलिए चाइना का हमने डिटेल से देखा है। एशिया का भी हमने लगभग पूरे को कवर करते हुए उसको मुख्य रूप से देखा है कॉमन रूप से, और फिर दूसरा चाइना पे हम देख रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि चीन बड़ा महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से प्रश्न इस पर बनने की संभावना है। तो मैंने आपको बताया कि चीन जो है एशिया महाद्वीप का प्रमुख कृषि प्रधान देश है। तो इसी संदर्भ में हम चीन के कृषि प्रदेशों का विस्तार से एक बार थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। चीन की कृषि की जो सामान्य विशेषताओं जो हैं उसके आधार पे चीन को कुछ विद्वानों ने एग्रीकल्चर रीजन्स में डिवाइड किया है, और हम इस अभी जो देखेंगे वो चीन के कृषि। अब मोटे रूप से मैं आपको शॉर्टली बताने का इसमें जो प्रयास करूँगा, कुछ विद्वानों के संदर्भ में भी करूँगा, और मोटे रूप से आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊँगा कि चीन जो है उसमें अगर प्रमुख रूप से देखा जाता है तो एग्रीकल्चर का जो उसमें कृषि का जो है पार्ट वो क्षेत्रफल के संदर्भ में काफ़ी कम है। अब आप सामान्य रूप से ये देखो कि जब हमने चीन के धरातल का अध्ययन किया तो हमने देखा कि उसमें लगभग 40 से 50% जो उसका भाग था चीन का, उस पर पहाड़ियाँ स्थित थी और पर्वत श्रृंखलाएँ थी। दूसरा, हमने देखा कि चीन की लगभग 35% भाग पे पठारी प्रदेश था और लगभग 15% भाग ही वहाँ का मैदानी था। इसलिए ये तो तय है कि चीन में और संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उसका बहुत कम भाग है जो कृषि के योग्य है। लेकिन आप ये देखो कि चीन का कुल क्षेत्रफल कितना है। चीन का कुल क्षेत्रफल लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी आप ये अनुमान लगा सकते हो कि अगर 15% भाग है तो वो भी लगभग 14 लाख किलोमीटर के बराबर है। 14 लाख किलोमीटर के बराबर है, यानी कि लगभग इंडिया का जितना एग्रीकल्चर भाग है उतना ही लगभग चाइना का कृषि क्षेत्र है। यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार से चीन भी एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत का जो कृषि योग्य भूमि है या जो मैदानी भाग है उससे अगर हम कंपैरिजन उसकी करते हैं तो एक तरह से ज़्यादा क्षेत्र ही बैठता है, लेकिन काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ भूभाग चीन के पास उपलब्ध है, हालांकि वो वहाँ के कुल क्षेत्रफल के अनुसार कम है। दूसरा, हमने देखा कि चीन में तो एक मोटी मोटी बात तो ये है कि चीन में हालांकि 15% भाग मैदानी है, लेकिन फिर भी वहाँ के क्षेत्रफल के अनुपात में काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ एग्रीकल्चर या कृषि योग्य भूमि है। दूसरा, हमने देखा कि चीन का जो ज़्यादातर उत्तरी से ज़्यादा हम ये कहें कि चीन का ज़्यादातर जो पश्चिमी भाग है या कुछ मध्यवर्ती और उत्तरी जो भाग है वह कृषि की दृष्टि से लगभग नील है या नगण्य है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से लगभग पर्वतीय है और पठारी क्षेत्र है जहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलप बिल्कुल भी लगभग नहीं है। तो ये जो चीन का जो बचा हुआ भाग है, जिसमें कि एक पट्टी अगर हम उसको लंबवत रूप से दो पार्ट अगर चाइना के अगर हम करते हैं और थोड़ा सा तिर्यक रूप से उसको करते हैं कि हल्का सा मतलब उत्तर दक्षिण अगर उसकी डिवाइड करें, और हल्के से उत्तर दक्षिण डिवाइड करने में भी अगर हम उस लाइन को अगर थोड़ा सा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर थोड़ी सी उस ऑब्लिक कर देते हैं तो लगभग चीन का जो आधा भाग है वह राइट हैंड की यानी पूर्वी भाग है वह कृषि योग्य, और बाकी पश्चिम वाला कृषि के योग्य नहीं है। ये बात मोटे मोटे रूप से हमारे समझ में आती हैं। अब चीन के जो कृषि प्रदेश है उनको एक बार आप इस चित्र में देख लीजिए। ये जो आप चित्र देख रहे हो उसके माध्यम से आपको कुछ आइडिया ऐसा लग रहा होगा कि एक अकृषि योग्य भूमि चीन का बहुत बड़ा भूभाग है जिसमें एग्रीकल्चर लगभग नील है या नगण्य है, वो आपको इस चित्र के माध्यम से दिख रहा है। यानी कि आधा भाग जो है लगभग उसमें बिल्कुल भी कृषि नहीं है। और फिर हम देख रहे हैं कि शेष बचे हुए जो भाग हैं
वह चीन का कृषि की दृष्टि से उपयुक्त भाग है। अब इसमें एक चीज़ गौर करने वाली ये चीज़ सामने आती है कि चीन का अगर ये जो पूर्वी भाग जो कृषि योग्य दिख रहा है, उसमें से आप नीचे वाले आधे भाग को अगर देखते हो तो उसमें आपको चावल विशेष रूप से दिखाई देगा, और ऊपर वाले आधे भाग को देखते हैं तो गेहूँ प्रमुख उसमें अपने को दिखाई देता है। यानी चीन की जो ये एग्रीकल्चर प्रदेश हैं उनमें बेसिक रूप से हम देखें कि आधा जो उत्तरी भाग है उसमें प्रधानता गेहूं की, और नीचे वाले भाग में दक्षिणी भाग में चावल की प्रधानता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि गेहूं के साथ कौन कौन सी फसलें वहाँ उगाई जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से आप देखोगे कि गेहूं के साथ वहाँ प्रमुख रूप से सोयाबीन है, और केओलिन वहाँ एक विशेष प्रकार की जो होती है उसी क्षेत्र विशेष में पैदा होने वाली जो है केओलिन की फसल है वो वहाँ है। तो सोयाबीन है, केओलिन है, या फिर ऋतुओं के अनुसार जैसे मान लो कि वहाँ ग्रीष्म ऋतु है तो ज्वार बाजरा आदि भी वहाँ बोई जाती है। फिर नीचे हम दक्षिण भाग में देखते हैं कि बेसिक रूप से देखा कि हमने चावल का प्रदेश है, और इस चावल के साथ में जैसे कि कुछ क्षेत्रों में कपास हम देख सकते हैं, चाय की खेती भी यहाँ की जाती है, कपास है, चाय है, गन्ना है। तो ये प्रमुख रूप से यहाँ दक्षिणी भाग जो इसका आधा भाग है वहाँ तो मेजर रूप से हमने देखा है कि इसके दो पार्ट चीन के हो रहे हैं कृषि प्रदेशों के रूप में। अब हम इसका एक एक करके विस्तृत रूप से इसके जो कृषि प्रदेशों को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि जो लिखा हुआ है उसके बारे में मैंने आपको सामान्य पहले ही परिचय करवा दिया कि चीन का जो कृषि की विशेषता है वो किस प्रकार से है। थोड़ा सा आगे आते हैं और अब हम यहाँ देखते हैं कि चीन के जो एग्रीकल्चर रीजन्स हैं, कृषि प्रदेश हैं, उनको सर्वप्रथम जो है या विशेष रूप से हम कहेंगे विश्व पटल पे लाने के लिए डडले स्टैम्प ने उनको विभाजित किया था। और डडले स्टैम्प ने जो चीन के कृषि प्रदेश डिवाइड या निर्धारित किए थे वो वास्तविक वहाँ की जो स्थिति थी चाइना की उससे ज़्यादातर तर्कसंगत नहीं थे उनके, और विशेष रूप से उनका कोई मेल नहीं बैठा था। उसके बाद में लगभग एक दशक बाद में प्रोफेसर जे.एल. बक ने 1929 से 33 तक एक व्यापक विस्तृत अध्ययन करने के बाद में, यानी कि अब देख लो आप अनुमान लगाओ कि 168 कृषि क्षेत्र और 15,786 फार्म हाउस जो एग्रीकल्चर फार्म हाउस थे उन सब का अध्ययन करने के बाद में एक विस्तृत अध्ययन करने के बाद में एक निष्कर्ष पर वो पहुंचते हैं, और चीन को उन्होंने 8 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। अब विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रोफेसर जे.एल. बक के द्वारा निर्धारित किए गए चीन के 8 जो कृषि प्रदेश है उन्हीं का अभी हम जो यहाँ जिक्र करेंगे। जैसा कि मैंने आपको यह भी एक चित्र बताया चीन के कृषि प्रदेशों का, इसमें आप चीन के कृषि प्रदेश देख सकते हो। एक चित्र आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है चीन के कृषि प्रदेशों का, थोड़ा स्पष्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसमें भी आप चीन के एग्रीकल्चर जो रीजन्स हैं उनको देख सकते हो। अब हम जिक्र करेंगे सबसे पहले रूप से जो 8 कृषि प्रदेश हैं प्रोफेसर बक के द्वारा बताए हुए चीन के, उनमें से बसंतकालीन गेहूं का प्रदेश। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मैंने गेहूं प्रदेश का नाम लिया आपके दिमाग में उसका उत्तरी भाग आ जाना चाहिए। अब आपको पता है मंचूरिया जो उसका चीन का उत्तरी भाग मैदानी प्रदेश है, बड़ा एग्रीकल्चर दृष्टि से उसका नाम चाइना का नाम लेते हैं, तो अगर मंचूरिया का जिक्र कहीं ना कहीं किसी संदर्भ में आ जाता है। तो बसंतकालीन गेहूं का ये क्षेत्र है, उच्च चीन के उत्तरी क्षेत्र में ये स्थित है। उत्तरी पूर्वी जो भाग है वहाँ ये मंचूरिया है, और इस मंचूरिया के लगभग 50 लाख हेक्टेयर भूमि पे ये जो बसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र है, और इस प्रदेश के 18% भाग में कृषि योग्य है। यानी मंचूरिया का जो टोटल प्रदेश है उसके 18% भाग पे खेती की जाती है, और यहाँ बसंतकालीन गेहूँ जो प्रमुख रूप से बोया जाता है, यानी अत्यधिक ऊंचाई पे होने के कारण बसंत काल में यहाँ गेहूँ बोया जाता है। बहुत अधिक कम तापमान इन क्षेत्र में रहता है, और यहाँ गेहूँ के अलावा ज्वार, सोयाबीन और कायोलिंग की फसल, और उसके अलावा सोयाबीन का जिक्र मैंने कर ही दिया, ये प्रमुख रूप से यहाँ। और यहाँ प्रमुख रूप से देखा जाए तो गेहूँ और सोयाबीन और कायोलिंग मुख्य रूप से यहाँ पैदा की जाती है। तो आपने ये देखा कि ये जो प्रदेश मैंने आपको बताए हैं उनमें आप ये देख सकते हो सोयाबीन वाला जो आपको प्रदेश दिख रहा है उसके ठीक नीचे ही बसंतकालीन गेहूँ का एक प्रदेश भी दिख रहा है। तो एक ऊपर वाला जो भाग है बिल्कुल चीन का जो सीमावर्ती भाग है उत्तरी और पूर्वी भाग है वह सोयाबीन का, विशेष रूप से वहाँ सोयाबीन की प्रधानता है, और उसके ठीक लगता हुआ ही जो बसंतकालीन गेहूं का यहाँ प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा हम देखते हैं शरदकालीन गेहूं एवं ज्वार बाजरा का ये प्रदेश है, जो इससे ठीक लगता हुआ ही है। ये बसंतकालीन गेहूं का जो प्रदेश है, हल्का सा इस प्रदेश के
हम यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा पश्चिम की तरफ अगर आते हैं तो शरदकालीन गेहूँ और ज्वार बाजरे का ये प्रदेश है। ये प्रदेश इस लोएस्ट मिट्टी वाले प्रदेश जो वहाँ का लोएस्ट मिट्टी का प्रदेश है चीन का, वहाँ इसका विस्तार प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि शरदकालीन गेहूँ एवं क्योलिंग का प्रदेश है। तो दूसरे वाला जो भाग है वो शीतकालीन क्षेत्र में जहाँ गेहूँ बोया जाता है चीन में, उसे का हम जिक्र करते हैं। और ये प्रदेश चीन के विशाल भूभाग पे लगभग फैला हुआ है, जिसका मतलब 68% भूभाग कृषि योग्य है। और ये प्रमुख रूप से शांटुंग, होनान, होपी और शांटुंग प्रांतों पे है तथा यहाँ प्रमुख रूप से जो फसलें हैं वो गेहूँ होती है। और ग्रीष्मकाल में यहाँ कायोलिंग, मक्का, कपास आदि भी उत्पन्न की जाती है। अभी जो कपास जो यहाँ है ये थोड़ा सा ग्रीष्मकाल में, और ग्रीष्मकाल में भी जो है थोड़ी सी तटवर्ती जो भाग है, तटीय भाग है, वहाँ ये थोड़े से तट के समय पूर्वी भाग है, वहाँ ये पैदा की जाती है। तो हमने प्रमुख रूप से ये 3 प्रदेशों का जो अभी जिक्र किया है, जिसमें मंचूरिया का प्रदेश है उसमें देखा, फिर हमने देखा बसंतकालीन गेहूँ प्रदेश देखा, फिर शीतकालीन गेहूँ, ज्वार बाजरा ये प्रदेश हमने देखा। और अब हम देखेंगे यांगटीसी का चावल तथा गेहूँ प्रदेश देखेंगे हम। तो यांगटीसी जो नदी है वो उसकी के आसपास का जो तटीय प्रदेश है, और वह भी उसका निम्नतम प्रदेश की हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो उसमें गेहूँ और चावल प्रमुख रूप से पैदा किया जाता है। अब कॉमन सी चीज़ें यह है कि यांगटीसी के जो अत्यधिक निम्न भूभाग है, जहाँ पानी की उपलब्धता बहुत अधिक है, और तटीय क्षेत्रों से लगभग सागर तट के यानी कि येलो सागर से लगभग लगता हुआ जो है, पश्चिमी चीन सागर से जो लगता है, वहाँ पे चावल की कृषि, और थोड़ा सा आंतरिक भागों में जाने पे वहाँ गेहूँ की कृषि देखने को हमें मिलती है। और ये महत्वपूर्ण चावल और गेहूं के उत्पादन का क्षेत्र है। फिर हम देखते हैं जेचुआन प्रदेश जो है, यह वही जेचुआन प्रदेश है जो देख रहे हो आप, इसको मानचित्र में इसको देख सकते हो कि जेचुआन वाला जो प्रदेश है, तो ये रेड बेसिन के नाम से जो जाना जाता है। और चीन के उपजाऊ जो भाग हैं, उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेश हैं, उनमें से एक है जेचुआन प्रदेश, जिसका अभी हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। तो ये जेचुआन प्रदेश विशेष रूप से जो है ये चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है, और इसके कुछ भागों में गेहूँ की खेती भी की जाती है। इस कृषि प्रदेश में रेड बेसिन सम्मिलित है। यहाँ चावल यहाँ की मुख्य फसल है, और वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से यहाँ लगभग अधिक है। सिंचाई की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है, और शीतकालीन में गेहूँ, मक्का, सोयाबीन आदि फसलें बोई जाती है। और विशेष रूप से ग्रीष्मकाल जो होता है यहाँ चावल और चावल की प्रधानता वाला ही यह प्रदेश है। अब हम देखते हैं चावल और चाय का प्रदेश है। ये चावल और चाय का प्रदेश है जो जेचुआन बेसिन है उसके पूर्वी भाग की तरफ हम इसको देख सकते हैं कि चावल और चाय का प्रदेश। अब मैं आपको बताऊं कि यांगटी सीकियांग नदी और सीकियांग नदी के बीच में, यांगटी सीकियांग उत्तरी भाग में और दक्षिण भाग में सीकियांग नदी है, इन दोनों ही नदियों के जो बीच का जो प्रदेश है उसके जो इनको जल विभाजक इनका करती है वो कुछ पर्वत श्रृंखलाएं इस भाग में है। यानी यांगटी सीकियांग और सीकियांग के बीच में कुछ उच्च पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, और वह जो पर्वतीय क्षेत्र है काफ़ी अधिक कटा फटा सा प्रदेश है। और इस कटे फटे से प्रदेश में ज़्यादातर मैदानी भाग का विस्तार या लगभग बहुत कम है या नगण्य सा हम कह सकते हैं। तो इस वाले भाग में जहाँ यत्र तत्र बीच में कुछ मैदान मिलते हैं या कुछ समतल भूभाग होते हैं, वहाँ चावल की खेती भी तटीय भागों की ओर देखने को मिलती है, या कोई पहाड़ी भूभाग है वहाँ चाय की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, या पहाड़ी भागों में भी यहाँ चावल पैदा किया जाता है समतलीकरण करके, सीढ़ीनुमा खेती वगैरह यहाँ देखने को विशेष रूप से मिलती है। तो ये चावल चाय प्रदेश जो है, इस कृषि प्रदेश में क्यांगसी, हुनान व फुकाइन प्रांतों के तटीय भाग सम्मिलित है, और इस प्रदेश में समतल धरातल का अभाव है, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया। तो समतल भाग बहुत ही इस प्रदेश में कम है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र है तो इसमें चावल और चाय की खेती आसानी से की जाती है। अब हम देखेंगे 7वें नंबर का जो है वो चावल की 2 फसली वाला प्रदेश है, और इस प्रदेश का विस्तार सीकियांग व उसकी सहायक नदी घाटियों में देखने को हमें मिलता है। चावल की 2 फसल, अब ये जो चावल की 2 फसली वाला क्षेत्र है ये चीन का सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर जो प्रदेश हम इसको कह सकते हैं कृषि की दृष्टि से। ये चीन का दक्षिणतम और विशेष रूप से दक्षिणतम और पूर्वी जो भाग है वो 2 फसली वाला प्रदेश है। चावल के लिए पूर्णतः अनुकूल दशा यहाँ देखने को मिलती है। सीधा सा कारण यह है कि यहाँ पानी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में और चावल के अनुसार पूर्ण रूप से उपयुक्त
जो दशाएं यहाँ देखने को मिलती है चावल उत्पादन की दृष्टि से। और ये जो है वो काफ़ी अधिक वर्षा वाला प्रदेश भी है यहाँ देखने को है, क्योंकि मैंने आपको बताया सिक्यांग नदी का जब जिक्र किया था तो मैंने बताया था कि सिक्यांग घाटी में भारी वर्षा होती है, क्योंकि सिक्यांग के उत्तरी भाग में जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वे जो सागरीय हवाएं आती हैं उनको रोक करके इस प्रदेश में काफ़ी अधिक बरसात करवाती हैं। तो ये दो फसली वाला जो प्रदेश है ये सिक्यांग घाटी का प्रदेश है, और सिक्यांग के दक्षिणतम जो भाग है वहाँ में ये दो फसली चावल प्रदेश है, और वार्षिक वर्षा का औसत भी यहाँ लगभग 150 सेंटीमीटर से अधिक ही देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिमी चावल प्रदेश, अब कुछ प्रदेश ये जो भारी वर्षा थी वाला क्षेत्र था उसके अलावा भी इसके पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो दक्षिण पश्चिमी चावल का प्रदेश है वहाँ पे भी चावल बोया जाता है। इस प्रदेश की अधिकांश भूमि कटिफटी है और केवल नदी घाटियों में ही कृषि की जाती है। फिर भी सिंचाई वगैरह की सुविधा के साथ में यहाँ चावल की कृषि की जाती है। पानी की उपलब्धता अपेक्षाकृत दो फसली चावल वाले प्रदेश की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी जलवायु दशाएं लगभग थोड़ी सी बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी चावल के लिए उपयुक्त दशाएं होने के कारण से इस क्षेत्र में चावल पैदा किया जाता है। और जैसे ही यहाँ इससे चावल के अलावा भी जो अन्य फसलें हैं जिसमें कि मक्का है, जो है बाजरा, अन्य फसलें भी यहाँ पैदा की जाती है। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा कि चीन के जो कृषि प्रदेश हैं, चीन को अभी हमने देखा कि काफ़ी क्षेत्रफलीय विस्तार अधिक होने के कारण से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, यहाँ के उत्पादन है, उनमें काफ़ी अधिक विभिन्नताएं और कृषि प्रदेशों की जनरलाइजेशन के आधार पे जो विशेषताएं उभर के आई उसके आधार पे हमने चीन को इन प्रदेशों में विभक्त किया है। टेडले स्टाम्प ने जो किया वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाया इस प्रकार का वर्गीकरण, और फिर प्रोफेसर जे.एल. बक के द्वारा किए गए वर्गीकरण के आधार पे चीन को हमने 8 कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया, एक एक करके हमने सबका वर्णन किया और फिर उस आधार पे हमने आपको बताया है। आगे आने वाले एक टॉपिक में अभी हम और थोड़े से चीन के जो भौतिक या भौगोलिक प्रदेश है उनके संदर्भ में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आपका धन्यवाद।